हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज तो हमारा जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन क्या होता है और प्री एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं वो कवर करेंगे। अब इसके बाद मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें सबके जो भी ड्रग्स आ रही हैं एनेस्थीसिया में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं वो सब कवर करूंगी। तो डिपेंड नहीं करता कि आप वेटनरी से रिलेटेड या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर आप एनेस्थीसिया के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें स्टार्टिंग में आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ाई होगी। अब हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यू वाला पार्ट आता है, बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट है ना उनसे रिलेटेड एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली फिलिप्स में पूछे जाते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप पढ़ोगे भी, बुक से पढ़ोगे तो 30+ आपको साइंटिस्ट मिल जाएंगे एनेस्थीसिया में, बट उतने ज़्यादा याद नहीं रहते। तो मैंने यहाँ पास जो लिख रखे हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से कुछ हैं कि जो आपके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मैं सारे नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि याद भी नहीं हो सकते 30+ आपको, लेकिन हाँ ये अगर आप याद रखोगे 1, 2, 3 एमसीक्यू अगर आ भी जा रहे हैं तो मोस्टली इन्हीं में से आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है एनेस्थीसिया की और हम क्यों यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया का। देन उसके बाद हम यूज़ करें बताएंगे प्री एनेस्थेटिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1540 का, डेट जनरली नहीं पूछी जाती है। जैसे एक क्वेश्चन आता है पैरासेल्सस ने, जैसे आता है क्वेश्चन कि ईथर का सबसे पहले चिकन में यूज़ किसने किया था, तो किसने किया था, पैरासेल्सस ने यूज़ किया था। तो चिकन के केस में जो ईथर एज ए एनेस्थेटिक सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था, पैरासेल्सस ने यूज़ किया था। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज एन फादर ऑफ एनेस्थीसिया, क्योंकि आप एनेस्थीसिया पढ़ रहे हो तो आपको फादर ऑफ एनेस्थीसिया तो पता ही होना चाहिए। तो दैट इज एन विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन इज द फादर ऑफ द एनेस्थीसिया। तो आप ये याद रखना, ओटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जॉन सो। अब एक केस था जब जो अपनी क्वीन है विक्टोरिया, तो उनके जब डिलीवरी के टाइम पे एक बार एनेस्थेटिक्स यूज़ करना हुआ था। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने उनके लिए यूज़ किया था, विक्टोरिया के लिए यूज़ किया था, दैट इज़ एन जॉन सो, सबसे पहले यूज़ किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड की डिस्कवरी का आप कह सकते हो, जो साइंटिस्ट डिस्कवरी से रिलेटेड है नाइट्रस ऑक्साइड के, दैट इज़ एन जोसेफ प्रिस्ले। ये भी इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फादर है। और ईथर का सबसे पहले यूज़ किसने किया था। नेक्स्ट है, अगर आप 4th ईयर में आओगे तो एक टर्म आती है इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। इसका एक वीडियो मैंने शॉर्ट में डाल दिया है तो आप देख लेना। तो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं विलियम मैकवेन। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ओटी के लिए। नेक्स्ट है, ये चीज़ आपको ना जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपको मिलेगी कि ह्यूमन के केस में जो सबसे पहला एनेस्थेटिक यूज़ किया गया था दैट इज़ एन ईथर का यूज़ किया गया था सबसे पहले। तो मैंने आपको ईथर से रिलेटेड एक चिकन वाला बताया और एक ह्यूमन के केस में सबसे पहले ईथर एज एन एनेस्थेटिक यूज़ हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखिए एनेस्थीसिया कोई भी टर्म अगर आ रही है, आप किसी भी टर्म के बारे में पढ़ रहे हो तो उस टर्म का कोई ना कोई ऑरिजिन होता है। अब ऑरिजिन भी जनरली एमसीक्यू में आपको पूछ लिया जाएगा कि जो एनेस्थीसिया टर्म है फिर एनेस्थेटिक्स जो टर्म है उसका ऑरिजिन क्या है। तो उसका ऑरिजिन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ है जिसका मतलब होता है विथआउट फीलिंग, इनसेंसिबल। तो एनेस्थेटिक जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसकी अगर हम मीनिंग की बात करें तो उसका जो टर्म की मीनिंग होती है वो होती इनसेंसिबल, जिसको और अगर हम एक्सप्लेन करें तो मतलब होता है विथआउट फीलिंग। अब पहली बार फर्स्ट टाइम जो एनेस्थीसिया टर्म का यूज़ किया गया था वो किसने किया था, ओलिवर वेंडल होम्स ने किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है कि टर्म किसने यूज़ करी थी, तो फर्स्ट टाइम जो एनेस्थीसिया टर्म यूज़ करी थी साइंटिस्ट ने ओलिवर वेंडल होम्स ने यूज़ करी थी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ये पैरासेल्सस वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एन सबसे पहले जो चिकन के केस में एज एन जो ईथर यूज़ किया गया था एनेस्थेटिक, तो किसने किया था वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने आपको फादर बताया इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एन विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन सो भी कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन के केस में सबसे पहले ईथर यूज़ हुआ था एज एन एनेस्थेटिक, इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट का नाम विलियम मैकवेन। तो इतनी हम बात करें साइंटिस्ट की। अब देखिए आपको पूरा टाइम साइंटिस्ट पे नहीं देना है कि आप 30+ साइंटिस्ट याद करते जाए, क्योंकि वो 1 to
1 से 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थे जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, सबसे पहले एनेस्थीसिया टर्म की अगर हम बात करें तो एनेस्थीसिया टर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी एनिमल है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर हम मान लीजिए अगर उसकी हम सर्जरी कर रहे हैं तो एथिकली हम डायरेक्ट सर्जरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको बहुत एक्सट्रीम पेन होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे इस पार्ट की हम सर्जरी अगर कर रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ ना कि इस जगह पे ड्यूरिंग द सर्जरी कोई भी पेन मुझे ना हो, मुझे फील ही ना हो। तो मैं क्या करूँगी, इस जगह की जो फीलिंग है, जो पेन है या फिर जो आप कह सकते हो जो मुझे महसूस हो रहा है, तो सेंसेशन को ही अगर मैं लॉस कर दूँ तो उसके लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, एनेस्थेशिया का यूज़ करते हैं। अब देखिए, एनेस्थीसिया भी जनरली ना 3 तरीके से यूज़ हो सकती है। अगर आप जो भी एनिमल है उसकी पूरी बॉडी के जो भी सेंसेस हैं तो उसको अगर आप लॉस कर दोगे, ठीक, तो पूरे उसको फील ही नहीं हो रहा, पूरी बॉडी में फील नहीं हो रहा, तो दैट इज़ क्या कह रहे थे, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल पूरी बॉडी में यूज़ किया है हमने। अब मुझे सर्जरी किसी एक लोकल जगह की करनी थी तो हम क्या यूज़ करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी फीलिंग है वो पर्टिकुलर एक जगह पे ही लॉस हो, तो हम क्या कहेंगे, उसको लोकल एनेस्थेटिक कहेंगे। अब एक बड़े से हम रीजन पे चाहते हैं, जैसे आप मान लो पूरे एब्डोमिनल एरिया पे हम चाहते हैं कि उसकी जो भी हो तो सेंसेशन लॉस हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया। एक बड़े से रीजन पे हम चाहते हैं कि उसका सेंसेशन लॉस हो जाए, तो क्या आता है, रीजनल एनेस्थीसिया आता है, ठीक। तो अब एनेस्थीसिया की बात आती है कि ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, कई बार हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम सर्जरी कर भी रहे हैं तो हम चाहते हैं बिल्कुल जो एनिमल हो वो रिलैक्स हो और हमारे साथ कोऑपरेट करे। तो नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग नहीं चाहेगा ना कि उसको पेन हो, और अगर उसको पेन हो रहा है तो वो काम और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर नहीं बैठेगा, तो आप सर्जरी परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या चाहिए होता है, हम एनेस्थेटिक्स देते हैं कि ठीक है, ये जो एनिमल है जिसकी हम सर्जरी करने वाले वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाए तो फिर ठीक है, हम अपनी सर्जरी कर सकते हैं। तो इसी के लिए अगर कोई भी सर्जरी होती है ना तो मेनली 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। जैसे मुझे सर्जरी करनी है तो मैं पहले क्या करूँगी, जो भी एनिमल है उसको मैं दूंगी प्री एनेस्थेटिक्स। देन प्री एनेस्थेटिक्स के बाद जो क्या होता है, इंडक्शन वाला पार्ट आता है, दैट मीन्स मैंने एनेस्थेटिक्स दे दी, ठीक। और फिर अब क्या होगा, ये जो मैंने चीज़ें करी, मैं चाहती हूँ ना कि जैसे मान लीजिए मेरी सर्जरी 2 घंटे के लिए चल रही है तो मैं चाहूँगी कि 2 घंटे तो एटलीस्ट मेरा एनेस्थेटिक इफेक्ट चले। तो दैट मीन्स मैं क्या दूंगी, उसको मेंटेनेंस डोज दूंगी कि हाँ ये एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो मेंटेन रहे। तो जो सबसे पहला टर्म आता है दैट इज़ प्री एनेस्थेटिक। अब देखिए, यहाँ पास में कुछ चीज़ें ये मैंने लिख रखी हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आई क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था तो अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो बस मेरे कहने पे आप ये एक चीज़ें लिख लो सारी। अब जैसे जैसे ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक सेडेटिव्स क्या होते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, और अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या होते हैं, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या, तो आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। लेकिन जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तब आप ये चीज़ नहीं बना पाओगे। तो अभी आपका माइंड एकदम फ्री है तो आप ये चीज़ें लिख लो और इसको जब आप पढ़ते जाओगे ना तो धीरे धीरे आपको चीज़ें याद भी होती जाएंगी। अच्छा हाँ, ज़ाइलाज़िन किसका एग्जाम्पल है, अल्फा 2 एगोनिस्ट का है और मैंने प्री एनेस्थेटिक में पढ़ा था, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको आप एज अ टेबल बना लेना। अब यहाँ से आता क्या है, पहली चीज़ तो आपके प्री एनेस्थेटिक आ जाएंगे डिफाइन करने के लिए शॉर्ट में, यूजेस क्या होते हैं प्री एनेस्थेटिक के और एग्जाम्पल्स प्री एनेस्थेटिक के, साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं तो आपके 4 मार्क्स के लिए ईजिली आ सकता है। साथ में जो इम्पॉर्टेंट आती है दैट इज़ एन ओटी इम्पॉर्टेंट आती है, तो वो क्या क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अब प्री एनेस्थेटिक्स क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक एनिमल की, मुझे जाना है अब इसकी सर्जरी करने, ठीक। तो सर्जरी अगर हम किसी भी एनिमल की करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि वो एनिमल जो है एकदम स्ट्रेस फ्री हो, एकदम शांत हो और थोड़ा कॉपरेट करे, है ना, मेरी सर्जरी में कॉपरेट, ऐसा नहीं कि एकदम गुस्से में है, सब चीज़ें खराब करे, तो मैं एनेस्थीसिया उसको दूंगी कैसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री एनेस्थेटिक देते हैं। अब देखिए, प्री एनेस्थेटिक देने के ना कुछ बेनिफिट होते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि जो प्री एनेस्थेटिक के बाद जो हम एनेस्थेटिक देंगे तो जो डोज रिक्वायर्ड हो रहा है ना एनेस्थीसिया में तो वो कम हो जाता है, क्योंकि प्री एनेस्थेटिक दोगे आप तो एनिमल ऑलरेडी काम डाउन हो गया है, उसके जो भी एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, सिक्रेशंस हो रहे, गैस्ट्रिक जूस जो भी रिलीज हो रहा है वो ऑलरेडी स्लो डाउन हो गया, कम हो चुके हैं, तो आपको जो एनेस्थेटिक डोज होगा वो कम देना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं डोज स्पारिंग इफेक्ट। दैट मीन्स प्री एनेस्थेटिक देने के कारण जो एनेस्थीसिया का जो डोज था जो हमें देना चाहिए था वो थोड़ा कम लग रहा है,
ठीक, तो ये हो गया। और साथ में क्या होता है, हम नहीं चाहते कि एनिमल जब भी हम सर्जरी करें ना, बहुत ज़्यादा उसके सलाइवेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया जैसा फील हो रहा है, तो हम ये नहीं चाहते हैं। और दूसरी चीज़, हम नहीं चाहते कि एनिमल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, तो इसके लिए मेनली हम क्या देते हैं, प्री एनेस्थेटिक देते हैं। तो वो एनिमल को काम डाउन भी कर देगा और दूसरी जो भी आपकी एक्सेसिव सिक्रेशन उसको भी रोक देगा। तो अब सबसे पहला जो होता है वो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। तो आप वीडियो में आगे जैसे देखते जाओगे, मैं ये सारी चीज़ें बताती जाऊंगी क्या क्या होते हैं, सारे एग्जाम्पल। बस अभी आपको याद रखना है कि प्री एनेस्थेटिक में ट्रैंक्विलाइजर्स भी यूज़ होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल के लिए एक डाइजीपाम है और एक ड्रोपेरिडोल है और मिडाजोलम है। तो ये 3 तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी रही बात इनकी, तो ये आपको याद ही हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे नाम लग रहे, एसिप्रोमाजीन, प्रोमिथाजीन, क्लोरप्रोमाजीन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं और सेडेटिव भी आप इसको कह सकते हो, एज अ प्री एनेस्थेटिक जो यूज़ करे जाते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट हिप्नोटिक सेडेटिव्स की। अब सेडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हिप्नोटिक सेडेटिव भी यूज़ करे जाते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक, जिसमें कि एग्जांपल है पेंटोबार्बिटोल एंड क्लोरल हाइड्रेट। तो आप एग्जांपल यहाँ पास याद रखिए, क्योंकि आपका जो भी फाइनल का भी जो पेपर आएगा ना, वो मेनली फार्मा का तो आप मान के चलो 40 to 50% आपका एग्जाम्पल बेस्ड होता है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि ठीक है, आप MCQ में बच सकते हो कि एग्जाम्पल आपने नहीं भी याद करे ना, तो ठीक है, आप बोल रहे हो कि ठीक है MCQ मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो फार्मा में एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की। तो इसमें मॉर्फिन यूज़ होता है, फेंटनिल यूज़ होता है एंड पेंटाजोकिन यूज़ होता है, जिसमें से कि मॉर्फिन और फेंटनिल। इसका आप ये याद रखिएगा, इधर साइड ड्रोपेरिडोल याद रखिएगा, डाइजीपाम याद रखिएगा और मिडाजोलम याद रखिएगा। अब क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट। अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अब इसमें से जाइलाजीन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एज अ प्री एनेस्थेटिक, और इधर से डाइजीपाम और एक यूज़ होता है एट्रोपिन। तो इनको तो आप बिल्कुल याद रखिए। अब जाइलाजीन की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखिएगा, क्या होता है, दैट इज़ एन मसल रिलैक्सेशन। क्या करता है, मसल को रिलैक्स कर देता है। तो जाइलाजीन क्या है, मसल रिलैक्सेंट की तरह भी काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब डिसोसिएटिव एनेस्थीशिया में जो बहुत ज़्यादा एक यूज़ होता है, दैट इज़ एन कीटामीन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीशिया क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, फिर एंटीकोलिनर्जिक में 2 चीज़ें यूज़ होती है, दैट इज़ एन एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। अब यहाँ पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी विटनरी में कि जो एट्रोपिन होता है वो एज अ प्री एनेस्थेटिक रैबिट्स में क्यों यूज़ नहीं होता। क्योंकि रैबिट के अंदर नेचुरली एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ एन एट्रोपिनेज प्रेजेंट रहता है। तो वो क्या करता है, एट्रोपिन को ब्रेक डाउन कर देगा। अब जब ब्रेक डाउन ही कर देगा तो एज एनेस्थेटिक काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए जनरली रैबिट्स के केस में हम एट्रोपिन नहीं यूज़ करते, उसकी जगह पे हम ग्लाइकोपाइरोलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब आप ये सोचिए कि हर एक चीज़, आप कोई ड्रग भी खा रहे हो, कितनी भी अच्छी ड्रग होगी, हर एक चीज़ के अपने कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें हम अगर, तो जो जैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के केस में अगर हम बात करें, अगर आप ये यूज़ करें एज अ प्री एनेस्थेटिक, तो इसके भी कुछ क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये क्या कर देते हैं, हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिप्रेशन कर देते हैं। ठीक, ये है साइड इफ़ेक्ट भी आपके लिखने के लिए आ सकते हैं शॉर्ट में। फिर क्या है आपका, जैसे एट्रोपिन है, एट्रोपिन क्या कर देता है, प्यूपिल को, जो आपकी आइज़ की जो प्यूपिल है ना, उसको बहुत ज़्यादा डायलेट कर देता है। तो वो भी एज अ साइड इफेक्ट होता है, सर्जरी के टाइम पे कई बार प्रॉब्लम करता है। और नेक्स्ट अगर हाँ, अब एक चीज़ और होती है कि अगर ना प्री एनेस्थेटिक कई बार क्या होते हैं, रिकवरी को डिले कर देते हैं। अब हमने प्री एनेस्थेटिक यूज़ तो इसलिए किया था कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो काम डाउन हो जाए, हम जज कह सकते हैं कि एनिमल हमें कॉपरेट करने लगे। बट कई बार क्या होता है कि प्री एनेस्थेटिक में भी हो सकता है कि डोज आपने उतना सही ना यूज़ किया हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगी जिसके कारण क्या होती है, रिकवरी जो होती है डिले होती है। तो हो सकता है एनिमल 10 घंटे के आसपास उसको रिकवर कर जाना चाहिए था फुल्ली एनेस्थीसिया से, लेकिन अगर आपने प्री एनेस्थेटिक प्रॉपर यूज़ नहीं किया है तो वो टाइम बढ़ के 15 घंटे भी हो सकता है और 12 घंटे भी हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं आपके प्री एनेस्थेटिक के। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कवर करेंगे। अब धीरे धीरे यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स स्टार्ट होते हैं। मैं जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो मैं बताती जाऊँगी कि कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।